हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी लोगों का नए लेक्चर में। और आज हम लोग सेक्शन फार्मूला के ऊपर क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो सेक्शन फार्मूला के ऊपर अभी तक हम लोगों ने 3-4 क्वेश्चन ही देखे हैं, उसके थ्योरी को देखा है। अब हम लोग आज कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे और एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज है 7.2 उसको भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए चलते हैं अपने स्लाइड पे और शुरू करते हैं आज का काम। लेके हरि का नाम। तो ये तो क्वेश्चन हो गया था पिछली बार, ठीक है ना। इसको दो तरीके से करके मैंने दिखाया था और मैंने आप लोगों को बोला था कि के रेशियो 1 ही आप लोगों को हमेशा मानना है, एम रेशियो 1 नहीं मानना है, ठीक है ना। जैसे ये अगला क्वेश्चन देखिए, पांचवा नंबर क्वेश्चन। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इतना एंड इतना। मतलब कि दो पॉइंट हैं, हम एक को ए नाम दे देते हैं 5, और ये 5, है, और एक को हम बी नाम दे देते हैं -1, -4। और कह रहा है कि रेशियो हमें बताओ अगर वाई एक्सिस ने इसको काटा है। फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट, यानी कि ये वाई एक्सिस है। ये कौन सा एक्सिस है? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस इस लाइन को कट कर रहा है कहीं पे। अच्छा, वाई एक्सिस कहीं कट करेगा तो एक्स वहां पे 0 होगा और वाई कुछ होगा, तो यानी कि वहां का कोऑर्डिनेट 0, y होगा। ये आपको अक्ल इतनी होनी चाहिए, ठीक है ना। 10th में पहुंच गए हो और बड़े हो गए हो अब, तो इतनी अकल होनी चाहिए कि वाई एक्सिस कट करेगा, यानी कि वाई पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो 0, y में ही तो होता है। अरे 0, y में ही तो होता है वाई एक्सिस पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं। तो यानी कि ये वाला भी पॉइंट कितना होगा? 0, y। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमें ये भी एक बात माननी होगी, ये तो हमने लिख लिया, ये बात हमें माननी होगी, रेशियो हमें नहीं मालूम है तो हमने मान लिया कि ये के रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है। मतलब हमने लेट कर लिया कि वाई एक्सिस कट्स ए बी इन रेशियो ऑफ के रेशियो 1। हमने मान लिया कि ये वाई एक्सिस ए बी को के रेशियो 1 में डिवाइड कर रही है। एम रेशियो 1 मत मानना, कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी और फंस जाओगे। के रेशियो 1 मानना। ओके, तो कोऑर्डिनेट्स कितना होगा? कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, हम इस पॉइंट को पी बोल देते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी कितना हो जाएगा भैया? पी का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? पी का कोऑर्डिनेट, एक मिनट, पी का कोऑर्डिनेट पहले से 0, y है, 0, y है। और अब इस सेक्शन फॉर्मूला से कितना हो जाएगा? तो k इंटू -1 प्लस 1 इंटू 5 डिवाइडेड बाई k प्लस 1, कॉमा k इंटू -4 प्लस 1 इंटू -6 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। यानी कि क्या हो गया? ये पी पॉइंट कितना आ गया? माइनस का k प्लस का 5 डिवाइडेड बाई k प्लस 1 और माइनस का 4k प्लस नहीं बल्कि माइनस का 6 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। ये हो गया आपके दो पॉइंट्स। तो ये किसके बराबर है? किसके बराबर है ये? 0, y के, है ना। तो यानी कि हम अगर कंपेयर करें ऑन कंपेयर, तो कंपेयर करने पर हमें क्या मिलेगा? कंपेयर करने पर हमें मिलेगा कि माइनस का k प्लस 5 डिवाइडेड बाई k प्लस 1 ये 0 के बराबर होगा, और साथ ही साथ माइनस का k 4k माइनस का 6 और k प्लस 1 ये y के बराबर होगा। तो अब यहां पर तो अब झंझट हो गया, k भी और y दो क्या कहते हैं कि दो वेरिएबल हैं, तो निकालना मुश्किल है। यहां से k की वैल्यू निकल जाएगी। अब जरा तुम खुद सोचो, अगर तुमने m रेशियो n माना होता तो दोनों जगह फंस जाते ना। एक जगह से आपको m की वैल्यू लेनी होती और दूसरी जगह डालनी होती, कैलकुलेशन बहुत लंबा चौड़ा हो जाता, हो सकता है हो भी ना।
ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हमेशा k रेशियो 1 मानोगे तो फायदे में रहोगे। अब देखो यहां से डायरेक्ट आ गया, -k+5 इक्वल टू k+1 इधर मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, यानी कि k की वैल्यू डायरेक्ट 5 आ गई। k की वैल्यू क्या आ गई? डायरेक्ट यहां पे 5 आ गई। तो k की वैल्यू अगर 5 आ गई तो यानी कि रेशियो क्या हो गया? सबसे पहले तो रेशियो की बात करते हैं, नीचे लिखना है अब तुम कि रेशियो, तो रेशियो क्या हो जाएगा भाई? k रेशियो 1 हमने माना था और k की वैल्यू 5 आ गई, यानी कि k डिवाइडेड बाई कुछ आता तब तो इधर मल्टीप्लाई करते, जैसे कि 5/2 आता, 5/3 आता, तो यानी कि हमारा रेशियो 5:1 ही हो जाएगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 5:1 में डिवाइड करेगा ये y एक्सिस। अब अगर हम कोऑर्डिनेट की बात करें, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कह रहा है कि ये कोऑर्डिनेट भी बताओ, तो कोऑर्डिनेट के लिए हमें y की वैल्यू बतानी होगी, तो y की वैल्यू आप यहां से बता सकते हो, k की वैल्यू 5 रख दो, -4 × 5 यानी कि माइनस का 20 और माइनस का 6 और -5, एक मिनट, k की वैल्यू 5 + 1 6, यानी कि आ गया माइनस का 26/6, यानी कि माइनस का 13/3, यानी कि माइनस का 13/3, यानी कि ये आपका पॉइंट P कितना हो जाएगा? 0, माइनस का 13/3। तो एक पेज में आसानी से हो गया अगर आपने k रेशियो 1 माना तो, और m रेशियो 1 मान के एक बार कर लेना, देखना कि क्या हालत होती है तुम्हारी। ओके, सवाल समझ में आ गया? y एक्सिस ने इसको कट किया था, तो यानी कि 0, y आएगा। अच्छा, अगर x एक्सिस, अगर यहां सवाल रहता फाइंड द रेशियो इन विच द x एक्सिस डिवाइड, तो यानी कि हम क्या लिखते? x, 0, और उस केस में क्या करते कि x, 0 इस वाले पॉइंट, इस वाले पार्ट को, मतलब कि y वाले पार्ट को हम 0 के बराबर करते, ठीक है ना, क्योंकि यहां पे ये 0 था तो हमने पहले वाले पार्ट को कंपेयर करके 0 के बराबर रख दिया। अब x एक्सिस वाला होता तो दूसरे वाले को कर लेते, एनसीईआरटी में आपका वो क्वेश्चन भी है। ओके है ना? अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा एक कंसेप्ट इसमें लगेगा। पैरेललोग्राम मैंने पिछली बार आप लोगों को शायद बताया था कि नहीं, एक बार यहां बता दूंगा। इफ द पॉइंट्स ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, मतलब एक ऑर्डर में है, तो पी की वैल्यू बतानी है। देखो पैरेललोग्राम के बारे में एक बात ध्यान रखना, क्या बात ध्यान रखनी है? पैरेललोग्राम हम लोग किसे कहते हैं कि ये और ये आपस में पैरेलल हैं, यानी कि पैरेललोग्राम कहते हैं कि अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे, ये वाला इसके पैरेलल होगा। अपोजिट साइड्स क्या होंगे? अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे। और दूसरी बात क्या खास बात होगी कि अपोजिट साइड्स इक्वल भी होंगे। और तीसरी इनकी जो खास बात होती है वो होती है कि अपोजिट साइड्स एंगल होते हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। और चौथी एक खास बात होती है कि इनका जो ये डायगोनल्स होता है ना, ये डायगोनल्स, और अगर ये डायगोनल से लेकर जाओगे तो दोनों आपस में मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब ये वाला लेंथ इसके बराबर होगा और ये वाला लेंथ इसके बराबर होगा। मतलब कि ये अगर ए बी सी डी है तो AC का मिड पॉइंट और BD का मिड पॉइंट सेम ही होगा, मतलब दोनों डायगोनल्स का मिड पॉइंट सेम होगा। तो ये 4-5 प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की होती हैं। आप लोग चाहें तो जहां पे मैंने ये सब पढ़ाया है वहां से भी देख सकते हैं, और 9th में आपने ये पढ़ा होगा, मुझे नहीं लगता कि ये बताने की भी जरूरत थी, जस्ट मैंने आप लोगों को याद दिला दिया, ठीक है ना? तो इसी बात का हम लोग फायदा उठाएंगे पैरेललोग्राम का, कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो दोनों डायगोनल्स मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। कहां करते हैं? मिड पॉइंट पे। बस बात खत्म, जैसे ही ये बात आई ये बात खत्म हो गई। क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन नंबर 6 है ना? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपका। चलिए इसको हम लोग ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, इसको सी, इसको डी। ए बी सी डी आपको सारे मालूम है, ये ए सी का डायगोनल हो गया और ये बी डी का डायगोनल हो गया, तो ये इसके बराबर हो जाएगा और ये वाली लेंथ इसके बराबर हो जाएगी, मतलब कि बी डी का मिड पॉइंट और ए सी का मिड पॉइंट सेम ही होगा। तो ये बात यहां पर आप लिख भी लीजिएगा कि हमेशा ये बात याद रखिएगा कि वी नो डैट, हम जानते हैं कि जो डायगोनल्स होते हैं
ऑफ अ पैरेललोग्राम। देखो पैरेललोग्राम की बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन हमें सिर्फ उन्हीं से मतलब है जो कि इस सवाल में यूज हो रहा है, ठीक है ना। डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो कोऑर्डिनेट्स है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए सी, वो किसके बराबर होगा? वो होगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ बीडी। बीडी, बीडी मैं बोल रहा हूं, बीडी नहीं बोल रहा, कई लोग सोच रहे होंगे बीड़ी बोल रहे हैं, बीड़ी। वैसे अब आज के समय में लोग बीड़ी उड़ी तो पीते नहीं है, पहले जब हम लोग छोटे थे ना तो गांव में बहुत सारे लोग बीड़ी पिया करते थे, ठीक है। और आज के समय में तो उससे भी बड़ी बड़ी नशे वाली चीजें आ गई हैं, वो वैरायटी वैरायटी टाइप के क्या कहते हैं, सिगरेट आ गए हैं। कितनी मतलब देखो, जितनी दुनिया डेवलप हो रही है, बर्बादी के साधन उतना ही ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। पहले दो चार ही बर्बादी की चीजें थी, बर्बादी की साधन जो थे दो तीन चीजें थी। आज के समय में देखो हम लोगों ने विकास तो किया, काफी डेवलप किया, लेकिन बर्बादी के साधन में भी बहुत सारी डेवलपमेंट हुई है। एक तो मोबाइल है, अगर आप इसका एक्सेस यूज करते हो, गलत यूज करते हो, तो सबसे बड़ा बर्बादी का साधन, ठीक है। और ये आज के समय में तो आप विश्वास नहीं करोगे, बाहर में अगर आप हो, किसी अच्छे पार्टी में हो, और अगर आपने वहां पे वाइन नहीं पिया तो आपको खराब माना जाएगा। ये स्थिति है, क्योंकि मैं कई जगह ऐसे से सुना है, अभी तो मैं वैसी जगह पर गया नहीं हूं, लेकिन मैंने कई जगह से ऐसा सुना है कि अगर वहां पे आप मतलब ये सब चीजें नहीं करते हो तो आपको कहेंगे कि अरे ये लुल है, ये पागल है। मतलब वहां इस सब चीजों को रहीसी में गिना जाता है कि ये अगर आदमी काम करता है, नशा करता है, यानी कि वो बड़ा आदमी है। और उस चक्कर में बच्चे क्या होता है ना कि अपने आप को दिखाने के चक्कर में, अपने आप को शो ऑफ के चक्कर में, अपना शो ऑफ करने के चक्कर में बर्बाद हो जाते हैं। ऐसी चीजें कॉलेजेज में होती हैं, मेरे कॉलेज में भी है। मतलब दिखावे के चक्कर में बच्चे बर्बाद हो जाते हैं। एक सीसी कर रहा है तो थोड़ा सा वो हाई फाई लगेगा, लगेगा अरे कितना कूल है, कितना मतलब अच्छा तरीके से है, तो दूसरा उसको देख के कि मैं भी कूल लगूं, मैं भी शो अप करूं, वो भी शो शो करने लगेगा, ठीक है ना। तो ये दिखावा है और कुछ नहीं। जानते दोनों हैं कि ये हमें हानिकारक है, लेकिन दिखावे के चक्कर में दोनों बर्बाद हो रहे हैं। इसीलिए दिखावा मत कीजिए, आप अपना रियल रहिए, नेचुरल रहिए, आप बिल्कुल नेचुरल रहिए, ठीक है ना। कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है कोई मतलब नहीं है। अगर आपको लगता है कि वो सही है तो कीजिए, अगर आपको लगता है कि वो गलत है तो मत कीजिए, चाहे उससे आपकी बदनामी हो या कुछ भी हो। अगर वो गलत चीज है तो मत कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। तो यानी कि हमें क्या करना है कि AC का मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट BD के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, तो बस वही काम हमें कर देना है। AC का क्या हो जाएगा, तो ये 6,1 है, और C जो है सो 9,4 है, और B है आपका 8,2, और D है P,3। तो मुझे लगता है आप लोग कर लोगे यार। 6 + 9 डिवाइडेड बाई 2 और 1 + 4 डिवाइडेड बाई 2, ये किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा 8 + P डिवाइडेड बाई 2 और 2 + 3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। तो अब क्या करना है, ये पहले वाला जो x वाला इन दोनों को कंपेयर करके बराबर कर दो, तो 9 6 15, और ये 8 + P डिवाइडेड बाई 2। तो यानी कि P की वैल्यू कितनी आ गई, साफ साफ आपको दिख रहा है 7 आ गई। तो P की वैल्यू यहां पर कितनी आ गई, 7। तो ये सवाल तो छोटा है, लेकिन इसमें जो मेन कंसेप्ट छुपा हुआ था ना, मैंने वही समझाने की कोशिश की है, ठीक है। इसी कंसेप्ट पर देखो एक और सवाल, ये सवाल, इफ इतना इतना एंड इतना आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब x भी निकालना है और y, दो दो वेरिएबल निकालना है। जैसे ये आपका कोई है, मान लो ये 3,3 है, a बोल दिया इसको, ये b हो गया 6, y, ये c बोल दिया x,
7 और ये डी बोल दिया 5,6। तो फिर से वही काम, पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं, इस बात को हमें बोल दिया उसने कि पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं, यानी कि इसका जो डायगोनल्स होगा वो बाइसेक्ट करेगा, यानी कि दोनों के डायगोनल्स एक जगह पर ही आकर मिड पॉइंट पे कट करेंगे, यानी कि जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ एसी है, जो मिड पॉइंट ऑफ एसी है, फिर से वही बात लिखेंगे जो पुराना में लिखा है, मिड पॉइंट ऑफ एसी वो क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ बीडी के बराबर हो जाएगा। तो मिड पॉइंट ऑफ एसी कितना आएगा, 3 + x डिवाइडेड बाई 2, 3 + 7 डिवाइडेड बाई 2, और इधर की तरफ आ जाएगा 6 + 5 डिवाइडेड बाई 2, y + 6 डिवाइडेड बाई 2। तो करके अब कंपेयर कर लो, 3 + x डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 6 + 5 यानी 11/2, एंड 7 3 10/2 इक्वल टू y + 6 डिवाइडेड बाई 2। तो कंपेयर किया, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो x की वैल्यू यहां से तो 3 जाएगा, 8 आ जाएगा, और ये 2 कैंसिल हुआ और यहां से y की वैल्यू जो है सो 4 आ जाएगी। तो मुझे लगता है मैंने सही किया, x = 8 और y = 4। ठीक है ना, नॉर्मल सवाल है, बस वही बात याद रखनी है, x = 8 और y = 4। ओके ठीक है, ओके। 8वां सवाल देखिए, द 3 वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम दिया गया है ए बी सी डी, फिर से पैरेललोग्राम है, ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी, ये रहा डी, और ए है 3, -4, और बी है -1, -3, और सी है -6, 2। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स डी। हम इसको ए, बी मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि इसका ए, बी है, लेट कर लेते हैं कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी इज ए, बी, और यही हमें निकालना है। तो हमें क्या लगाना होगा, पैरेललोग्राम है तो इन दोनों का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, बीच पे आके कट करेगा। तो वही बात फिर से लिख लेना कि पैरेललोग्राम में बाइसेक्ट करता है, और कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ एसी इक्वल टू कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ बीडी, और उसके बाद एसी का मिड पॉइंट और बीडी का मिड पॉइंट बराबर होगा, मिड पॉइंट, लेंथ नहीं, मिड पॉइंट लिख लेना ऊपर, ये बात पहले ये बात लिख लो, उसके बाद फिर अब आगे बढ़ो। तो एसी का क्या है, 3 + -6, 3 + -6 डिवाइडेड बाई 2, -4 + 2 डिवाइडेड बाई 2, ये किसके बराबर हो जाएगा, -1 + a डिवाइडेड बाई 2, -3 + b डिवाइडेड बाई 2, दोनों को बराबर कर लो। अब मुझे लगता है आप कर लोगे आराम से। इसके आगे क्या करना है, ये 3 और 6 यानी कि -3 डिवाइडेड बाई 2 जो है वो a - 1 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर है, और ये -2 डिवाइडेड बाई 2 है, ये -3 + b डिवाइडेड बाई 2 के बराबर है। तो यानी कि यहाँ से a की वैल्यू आ गई, +1 जाएगा तो -2 बचा, और ये 2 से 2 गया, ये +3 इधर बन जाएगा, तो यानी कि प्लस का 1 हो गया, यानी कि b की वैल्यू 1 हो गई और a की वैल्यू -2। तो ये कंसेप्ट बस याद रखिएगा, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है ना। देखो मैथ्स में क्या होता है, मैथ्स पढ़ने के लिए ना, मैंने अभी 1-2 लेक्चर पहले भी आपको ये बात बताई थी कि मैथ्स और साइंस प्यार मोहब्बत की चीजें हैं, धीरज की चीजें हैं। जैसे आपको मान के चलिए, आप पिक्चरों में देखते हो या रियल लाइफ में अभी तक तो हो सकता है आपने एक्सपीरियंस नहीं किया हो, मतलब अगर किसी से प्यार हो जाए किसी को, या पिक्चरों में भी देखते हो, तो लोग धीरज रखते हैं, ठीक है ना। एक प्रोसेस होता है कि आप मिलो जुलो, एक थोड़ा सा उनकी बातों को समझो, उनके क्या रूल्स हैं उनको समझो, फिर उनको क्या क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है ये समझो, एक दूसरे को अच्छे तरीके से समझ बूझ लो, उसके बाद ही शादी की बातें, और फिर उसके बाद फैमिली आती है, फिर अगर सब कुछ ठीक हुआ तो फैमिली शादी करवाएगी वगैरह वगैरह। तो एक लंबा प्रोसेस है, तो एक पैशन रखना होगा, ठीक है ना, पैशन रखना होगा। तो इसमें भी यही है, इसमें भी क्या है ना कि आपको तो सबसे पहले प्यार करना होगा मैथ साइंस से, उसके बाद थोड़ा सा धीरज रखना होगा, चीजें अचानक से आपको समझ में नहीं आएगी। ऐसा नहीं है कि आपने 3-4 घंटे पढ़ लिए और आप बिल्कुल क्या कहते हैं, आइंस्टीन बन जाओगे,
समय लगेगा। एक चीज दूसरे से लिंकेज होती है, दूसरी तीसरे से होती है, धीरे धीरे बढ़ते जाओगे, 11वीं 12वीं पास करोगे, थोड़ी सी अकल आएगी, फिर 12वीं के बाद कॉलेज में जाओगे, फिर थोड़ी सी अकल आएगी, फिर जब काम करोगे चीजों को और ज्यादा समझोगे, जब प्रैक्टिकली ज्यादा चीजें करोगे वहां पे किसी भी कंपनी में जाके, तो और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो टाइम लगता है चीजों को समझने में, इतनी जल्दी चीजें नहीं समझ में आती हैं। तो जितना सिखाया जाए, जितना पढ़ाया जाए, जितना आपके कोर्स में है, वो सब कुछ अच्छे से करते चलो और बाकी धीरे धीरे आपका डेवलपमेंट होता जाएगा। हम लोग भी जब 9th 10th में थे ना, तो हम लोग को लगता था यार क्या ये सब इतनी बड़ी बड़ी चीजें क्या है, इनका कोई यूज क्या है, ये अभी हम लोग जो मैथ्स पढ़ रहे हैं ये हम लोगों से थोड़ी ना कोई कंपनी में पूछेगा कि चलो ये सवाल बना के दिखाओ। इसका यूज एक्चुअल में ये है कि ये आपके माइंड को डेवलप करता है, ये चीज दिखाता है कि आप इस सब्जेक्ट से कितना आपका लगाव है, एक सवाल को सॉल्व करने में आप कितना समय दे रहे हो, आपके अंदर धीरज है कि नहीं, पैशन है कि नहीं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। ये चीज हम लोग सीखते हैं। का आगे चल के इन सब का कोई मतलब नहीं है, ये कोई आपके प्रैक्टिकल लाइफ में यूज नहीं होने वाला। क्या यूज होगा? आपकी धीरज, आपकी पैशन, काम के प्रति आपका प्यार, आपकी मोहब्बत, काम के प्रति मैं बोल रहा हूं और किसी के प्रति नहीं, जो आपका मेन काम है उसके प्रति आपका प्यार और उसके प्रति आपका पैशन जो है, यही आपको आगे काम देगा। तो अभी आप स्टूडेंट हो, आपका क्या काम है कि आप पढ़ाई से प्यार करो। बात समझ में आई? ज्यादा से ज्यादा समय इस पे दो। चलो एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं। द कोऑर्डिनेट्स, क्वेश्चन है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट P on the line segment joining A and B such that AP equal to 2/5 AB। ओके, देखो ये A है जिसका पॉइंट है 1,2, ये B है, ये है 6,7, और कोई एक पॉइंट P है, कोई एक पॉइंट P है। P के बारे में डिटेल में नहीं बताया गया है, P के बारे में कुछ नहीं बोला गया, बस ये बोला गया है कि AP की वैल्यू जो है वो 2/5 ऑफ AB है, ये रिलेशन दिया गया है। तो हमें इस P का कोऑर्डिनेट बताना है क्या होगा। फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट P ऑन द लाइन सेगमेंट AB सच दैट, कंडीशन दिया गया है, ये हमें गिवन है, ये गिवन कंडीशन है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? सवाल समझ में आ गया? अब देखो, इसी कंडीशन से हम लोग रेशियो निकालेंगे, इसी कंडीशन से हम लोग रेशियो निकाल लेंगे कि आखिर इसका P A और B को कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है। कैसे निकालेंगे? देखो, इस बात को ऐसे लिख सकते हैं ना, 2/5, कोई दिक्कत? AB अपॉन AP अपॉन AB इक्वल टू 2/5 लिख सकते हैं, या ना भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ना भी लिखो, ऊपर का ही चलो हम लोग लेकर चलते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इस बात को देखो हम लोग ऐसे लिखते हैं। अच्छा, ये जो AB है ये क्या है? AP प्लस PB के बराबर ही तो है, और चूंकि हमें सेक्शन चाहिए, सेक्शन फॉर्मूला में हमें AP PB चाहिए, तो हमें पूरा AB की जरूरत तो है नहीं, तो हमने क्या किया, इस पूरे AB को सेक्शन में तोड़ लिया, क्योंकि हमें रेशियो निकालने के लिए हर एक सेक्शन की जरूरत होती है। तो हमने क्या किया, AP प्लस PB में इसको तोड़ लिया। तो अब AB ना लिख के यहां पर क्या लिखेंगे, AP प्लस PB। क्यों तोड़ा? बात समझ में आई ना? क्योंकि हमें यार रेशियो चाहिए, हमें सेक्शन चाहिए, तो हमें एक बड़े वैल्यू की क्या जरूरत है, उसके अंदर की छोटी छोटी वैल्यू को हम लोग लेंगे। तो ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 का AP बन जाएगा, और ये 2AP प्लस 2PB। इतनी बात समझ में आ गई? तो AP सेम है, तो इधर लेकर आओगे तो ये 2 इधर माइनस हो जाएगा, तो 3 का AP हो जाएगा, और ये 2 टाइम्स ऑफ PB हो जाएगा, यानी कि AP अपॉन PB 2/3 हो जाएगा। ये AP अपॉन PB 2/3, यानी कि यहां से यहां तक का और यहां से यहां तक का रेशियो क्या हो गया, 2:3। तो अब तुम्हें रेशियो मिल गया, तो क्या पॉइंट P निकालना अब बहुत बड़ी बात है क्या? मेन था कि रेशियो क्या होगा वो निकालना। तो पॉइंट P तो बड़े आराम से निकाल सकते हो। पॉइंट P x, y मान लो, लिख लेना यहां पे कि लेट
पॉइंट P इज x, y। उसके बाद P क्या हो जाएगा, P क्या हो जाएगा, x की वैल्यू पहले लिखते हैं, तो 2 इंटू 6 यानी 6 दूनी 12 प्लस 3 इंटू 1 यानी 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 5, 2 इंटू 7 दूनी 14 प्लस 3 दूनी 6 डिवाइडेड बाई 5, यानी कि P कितना हो गया 19/5। कुछ गलत कर रहा हूं मैं, रुक जाओ, 6 दूनी 12, अरे यार ये 6 दूनी 12 ही होगा ना, 16 कहां से मैंने कर दिया, तो 12 3 15, कितना हो गया 15/5, और ये हो गया 14 6 20/5, तो यानी कि P की वैल्यू कितनी आ गई 3,5 का 20, 3,4। हमारा P पॉइंट कितना आ गया 3,4। एक बार चेक कर लेता हूं सही है ना, ठीक है, 15 7 दूनी 14 और 6 20 5 5, ठीक है ठीक है। तो ये P की वैल्यू आ गई 3,4। तो ये बात समझ में आ गई। ऐसा एनसीईआरटी में भी इस टाइप का एक सवाल दिया गया है, तो मुझे लगता है अब आप वो भी कर लोगे। ये एक सवाल मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। एक्चुअल में अभी कुछ अच्छे टाइप्स के क्वेश्चन, यानी कि कुछ मतलब कि यूं कहा जाए कि थोड़े से लेंदी टाइप के क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं, तो वो मैं करवाऊंगा। तो आप लोगों को मैं बता दूं, वैसे सेक्शन फॉर्मूला पे आप लोग एनसीईआरटी के सारे सवाल कर सकते हो, 7.2 एक्सरसाइज और भी बहुत सारे सवाल कर सकते हो, लेकिन मैं आप लोगों को अब थोड़ा सा लेवल बढ़ा के, थोड़ा सा कंपटीशन लेवल की चीजें, थोड़ी सी थ्योरी बता के कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। तो एक लेक्चर और सेक्शन फॉर्मूला पे आएगा, लेकिन वो थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे, थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन होंगे। ओके, आज हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया है ये नॉर्मल क्वेश्चन थे, कोई ज्यादा हार्ड नहीं था। ये क्वेश्चन आपको करके लाना है, मैं समझा देता हूं। कह रहा है कि पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, ये A और ये B है, और ये P जो है सो डिवाइड्स कर रहा है लाइन सेगमेंट सच डेट AP अपॉन AB 1/3 है। बात समझ में आई। और ये जो P है, ये P लाइज ऑन द लाइन, ये जो P है, अगर ये लाइन तुम लेकर जाते हो तो ये लाइन है 2x माइनस वाई प्लस के इक्वल टू 0, तो ये P है। तो सबसे पहले तो जैसा मैंने बताया उस तरीके से आप P का पॉइंट निकाल लेना। तो P का पॉइंट कुछ ना कुछ आएगा, जैसे मान लिया 3,4 आया, सपोज डेट 3,4 आया, तो इस 3,4 को इसमें पुट कर दोगे, यानी x की जगह 3 पुट करोगे और y की जगह 4 पुट करोगे, तो x और y की वैल्यू पुट कर दोगे तो k की वैल्यू आ जाएगी। इजी सवाल है, लेकिन इसको आप खुद से करना, ठीक है ना। इसका आंसर मेरे पास लिखा तो नहीं है, वरना मैं आंसर भी बता देता। इसको आप खुद से कर लेना, कोई इसमें ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है। तो आज इतना ही रखते हैं, या एक बार ऐसा करते हैं एनसीईआरटी को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। वेट कीजिए, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.2 की हम लोग बात कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.2 की अगर हम लोग बात करें, इसको हटा देते हैं थोड़ी समय के लिए। ये देखिए, ये 7.2, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स द ज्वाइन इतना एंड इतना इन रेशियो। आराम से कर लोगे। कह रहा है कि ट्राई सेक्शन वाला, ये भी आराम से कर लोगे, पिछले ही बार बताया गया था। ये थर्ड क्वेश्चन देखने में लंबा है, ठीक है ना, लेकिन ये बहुत इजी है, इसको आप खुद से पढ़ के करो। मैं चाहता हूं कि आप खुद से पढ़ो, क्योंकि ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल टाइप का एग्जाम्पल है। तो इस तरीके के सवाल को खुद से पढ़ के एक बार करने की कोशिश करो। नहीं आएगा तो आप फिर डाउट क्लास में पूछना या नीचे कमेंट में हमें बताना। ओके, हालांकि आ जाएगा, ये कोई कठिन नहीं है, बहुत इजी सवाल है, मैंने पढ़ा है। मैं चाहता हूं कि ये सवाल आप करो खुद से। मैं बता दूंगा ना तो फिर आपका क्या है ना, डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो ये सवाल थोड़ा सा आप खुद से करो, स्कूल वाले भी करवा ही देते हैं। चौथा सवाल कह रहा है कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग इतना एंड इतना इज डिवाइडेड बाई इतना। ये भी आप कर लोगे, के रेशियो 1 मानना और कर लेना। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ए एंड बी डिवाइडेड बाई द एक्स एक्सिस। अभी हम लोगों ने वाई एक्सिस वाला डिस्कस किया है, आपको एक्स एक्सिस वाला करना है। कितना इजी है।
इफ इतना इतना एंड इतना आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम फाइंड एक्स एंड वाई। अरे इसी टाइप का सवाल अभी किया यार, आराम से कर लोगे। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल। ओके, कह रहा है कि एक सर्कल है और इसका ए बी जो है सो डायमीटर है, ये रहा ए, ये रहा बी। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ। वेयर ए बी इज द डायमीटर, हुज सेंटर, इसका सेंटर जो है सो 2,-3 है और बी जो है 1,4 है। यार कितना सिंपल सवाल है, मिड फॉर्मूला लगा देना। सी जो है सो ए बी का मिड पॉइंट है ना, तो इसको ए कोमा बी मान लेना और मिड पॉइंट लगा के कर लेना। बहुत इजी सवाल। आठवां देखो, आठवां सवाल अभी मैंने इसी टाइप का कराया ना, कर लोगे, अभी कराया। यहाँ पे P इक्वल टू 3/7 ऑफ ए बी दे रखा है, कर लेना इसको। 9th वाला, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग इतना एंड इतना इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है भाई। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट, ये रहा आपका ए और ये रहा आपका बी। 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, मतलब हमें बीच में 3 पॉइंट बनाने होंगे। मान के चलो एक P, एक Q और एक R बनाया, तभी ये 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो पाया। A का कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है, B का कोऑर्डिनेट दिया गया है। आपको बहुत अच्छे से अब यहां समझ में आ गया होगा कि A और B का मिड पॉइंट Q है, क्योंकि यहां से यहां की दूरी जो है सो यहां से यहां की दूरी होगी, क्योंकि 4 भाग में बांटा है तो 2 भाग ये 2 भाग ये, तो Q तो मिड पॉइंट से आ जाएगा। मिड पॉइंट डालोगे फटाक से Q की पॉइंट आ जाएगी। फिर A और Q का P मिड पॉइंट है, तो इसमें इस वाले सेक्शन में फिर मिड पॉइंट लगा देना तो P आ जाएगा। और Q और B का R मिड पॉइंट है, तो इस वाले सेक्शन में मिड फॉर्मूला लगा देना तो यहां से R आ जाएगा। कितना इजी है, वो एलिमेंट M/N करने की जरूरत भी नहीं है, सब कुछ मिड फॉर्मूला लगा के आ जाएगा। ओके, बेहद इजी सवाल। 10वां, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ द वर्टिसेस आर इतना इतना एंड इतना। अभी हो ही जाएगा यार, ये 4 लेना और इन चारों से क्या करना, ये रोम्बस हैं तो इनका जो डायगोनल्स होंगे, डायगोनल्स की लेंथ निकाल लेना दोनों, और उसके बाद ये फॉर्मूला लगा देना, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, आपका आ जाएगा आंसर। तो अब देख रहे हो कितना आसान है। मैं अभी और क्वेश्चन कराने वाला हूं, जबकि अभी मैंने आई थिंक 9-10 क्वेश्चन ही कराया और ये एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, लेकिन अभी भी मैं 7-8 क्वेश्चन अपनी तरफ से कराऊंगा सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर, ठीक है ना। लेकिन पर्याप्त आपका हो गया, और उसके बाद हम लोग एरिया ऑफ ए ट्रायंगल शुरू करेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड यानी हाइट होता है, लेकिन आपका जो x1 y1 के टर्म्स में देखा जाए तो ये आपका एरिया होता है। तो इसको अगली क्लास में सेक्शन फॉर्मूला पे कुछ क्वेश्चंस और उसके बाद फिर इस पर डिस्कशन, उसके बाद ये आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। और उसके बाद मैं जो ऑप्शनल में दिए गए हैं एक्सरसाइज उस पर भी क्वेश्चंस करवा दूंगा, फिर उसके बाद इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।